व्यक्ति विशेष में सबसे पहले बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी से जुड़ी 10 बातें। पहला, सुब्रमण्यम स्वामी ने महज 24 साल में अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय से पीएचडी की डिग्री हासिल कर ली थी। 27 साल की उम्र में वे हार्वर्ड में गणित पढ़ाने लगे थे। दूसरा, 1968 में दुनिया के जाने माने अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने स्वामी को दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाने का आमंत्रण दिया था। स्वामी दिल्ली आए और 1969 में आईआईटी दिल्ली में प्रोफेसर बन गए। तीसरा, इंदिरा गांधी की नाराजगी के चलते स्वामी को दिसंबर 1972 में आईआईटी दिल्ली की नौकरी गंवानी पड़ी। स्वामी इसके खिलाफ कोर्ट में गए और फैसला स्वामी के पक्ष में आया। वो एक दिन के लिए आईआईटी गए और इसके बाद अपना इस्तीफा दे दिया। चौथा, अमेरिका से लौटने के बाद स्वामी ने खुली अर्थव्यवस्था के पक्ष में माहौल बनाना शुरू कर दिया था। लाइसेंस परमिट राज के जमाने में स्वामी ने पंचवर्षीय योजनाएं खत्म करने की वकालत की। पांचवा, स्वामी के पिता सीताराम सुब्रमण्यम जाने माने गणितज्ञ थे। वो देश के प्रतिष्ठित इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर थे। स्वामी के पिता के प्रतिद्वंद्वी माने जाने वाले अर्थशास्त्री और गणितज्ञ पीसी महालनोबिस थे। स्वामी ने महालनोबिस के सिद्धांतों को ही चुनौती दे दी थी। छठा, नानाजी देशमुख ने स्वामी को जनसंघ की ओर से राज्यसभा में 1974 में भेजा। आपातकाल के 19 महीने के दौर में इंदिरा गांधी की सरकार उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकी। इस दौरान उन्होंने अमेरिका से भारत आकर संसद सत्र में हिस्सा भी ले लिया और वहां से फिर गायब भी हो गए। 7, चंद्रशेखर जब प्रधानमंत्री थे तो उस समय स्वामी वाणिज्य एवं कानून मंत्री रहते हुए उन्होंने आर्थिक सुधारों की नींव रखी थी। नरसिम्हा राव सरकार के समय विपक्ष में होने के बावजूद स्वामी को कैबिनेट रैंक का दर्जा हासिल था। 8, सोनिया गांधी को मुश्किल में डालने वाले स्वामी ने 1999 में वाजपेयी सरकार को गिराने की कोशिश की थी। इसके लिए उन्होंने सोनिया और जयललिता की अशोक होटल में मुलाकात भी कराई। 9, राजनीति के मैदान से लंबे समय तक गायब रहने के बाद स्वामी ने 2008 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मोबाइल स्पेक्ट्रम बैंड के अवैध आवंटन पर ए राजा पर मुकदमा चलाने की अनुमति मांगकर 2G घोटाले का पर्दाफाश किया था। 10, सुब्रमण्यम स्वामी की कोशिश का नतीजा है कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए भारत और चीन की सरकारों के बीच 1981 में एक समझौता हो सका। स्वामी ने चीन के प्रमुख नेता डेंग श्याओपिंग से मिलकर कैलाश मानसरोवर की बंद यात्रा फिर से शुरू करवाई थी। मैं सुब्रमण्यम स्वामी जो राज्यसभा के सदस्य नियुक्त हुआ हूँ, ईश्वर के स्मरण रखकर शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत की संविधान में सच्ची श्रद्धा रखूंगा। सुब्रमण्यम स्वामी भारतीय राजनीति का एक बेहद दिलचस्प किरदार। कोई इन्हें विवादों का स्वामी कहता है तो किसी की नजर में ये एक ऐसा वन मैन आर्मी है जो अपने विरोधियों को अपने दम पर अकेले परास्त करने की ताकत रखता है। वो अमेरिका से अर्थशास्त्र में पीएचडी हैं, लेकिन वकालत की पढ़ाई किए बिना ही वो देश के बड़े बड़े केस की वकालत कर चुके हैं। कूटनीति और राजनीति तो उनके रगों में इतनी तेजी से दौड़ती है कि वो कब क्या करेंगे उनका करीबी से करीबी व्यक्ति भी नहीं बता सकता। मैं वैसे ही हूँ जैसे मेरी प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति है कि मुझे जो जचता है मैं पब्लिक को बोलता हूँ और मंथन से मनवाता हूँ, और मंथन से मैंने कई बातें मनवा ली हैं। स्वामी के शिकार भारतीय राजनीति की दिग्गज से दिग्गज शख्सियतें होती रही हैं। वो हमेशा से आरएसएस से जुड़े रहे हैं, लेकिन एक लंबे समय तक वे समाजवादी नेता चंद्रशेखर को अपना लीडर मानते रहे। वो शुरू से हिंदुत्व की वकालत करते रहे हैं, लेकिन जब अटल बिहारी वाजपेयी के पीछे पड़े तो सोनिया गांधी और जयललिता का साथ लेकर वाजपेयी की सरकार को ही गिरा दिया। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को वो अपना अच्छा दोस्त बताते रहे हैं, लेकिन उनकी पत्नी और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी उनके सबसे बड़े राजनीतिक दुश्मन हैं। कांग्रेस वालों से पूछो
कि आपका तीर्थ स्थान क्या है, वो कहते हैं रोम है। हम भारतीय लोग क्या कहते हैं? ओम कहते हैं। लड़ाई है रोम और ओम की। मनमोहन सिंह को अपना करीबी दोस्त कहते हैं, लेकिन उनकी सरकार को 2G जैसे घोटालों के मुद्दे पर कभी चैन से रहने नहीं दिया। सुब्रमण्यम स्वामी इन दिनों सोनिया गांधी के खिलाफ और भी आक्रामक हो गए हैं और इसकी वजह बना है अगुस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घूसकांड। स्वामी को राज्यसभा में आए अभी कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन उन्होंने सदन के अंदर अपनी मौजूदगी से कांग्रेस को बेचैन, हैरान और परेशान कर दिया है। राज्यसभा में स्वामी की एंट्री ने कांग्रेस की नींद उड़ा दी है। मैं उनके बारे सब कुछ जानता हूँ और ख़ास तौर पर सोनिया गांधी और उसके जो परिवार है उसके बारे सब कुछ जानता हूँ और इसीलिए वो डरते हैं कि मैं इसको बाहर निकालूंगा तो इनकी हाल क्या होगी, इसीलिए मुझे बोलने नहीं देते। लोकसभा में बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत है, लेकिन राज्यसभा में कांग्रेस की अगुवाई वाला विपक्ष बीजेपी की नाक में दम किए हुए है। लेकिन अब सुब्रमण्यम स्वामी ने बीजेपी को नई सांसें दी हैं। राज्यसभा में उन्होंने बाजी पलट दी है। सुब्रमण्यम स्वामी के निशाने पर सिर्फ और सिर्फ एक ही शख्स है और वो है कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी। राज्यसभा में आ गया है, सेंटर स्टेज में आ गया है। जो इतना दिन कांग्रेस ने राज्यसभा को चलाने नहीं देते थे, एक दिन में कांग्रेस रूप को बैठा दिया है। कांग्रेस तो राज्यसभा आराम से चल रहा है अभी। एक सुब्रमण्य स्वामी के वास्ते इज इक्वल टू 44 राज्यसभा एमपीज कांग्रेस। लेकिन सुब्रमण्य स्वामी को पता है जिधर ऑन करना है, जिधर ऑफ करना है, उसी के वास्ते ये सारा काम कांग्रेस का मुंह बंद करने के वास्ते नरेंद्र मोदी ने बहुत ही राजनीतिक चालाकी किया है, राजनीतिक चाणक्य है नरेंद्र मोदी। 2G घोटाला, कोयला घोटाला, नेशनल हेरल्ड घोटाला। सुब्रमण्यम स्वामी यूं तो मनमोहन सिंह सरकार के समय से कांग्रेस की जड़ें खोद रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के सत्ता से बाहर होने के बाद भी वो चैन से नहीं बैठे हैं। स्वामी ने अगुस्टा हेलीकॉप्टर घूसकांड को लेकर सीधे सोनिया गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। व्यक्तिगत मत जो मेरे पास जानकारी आधार पर यानी विश्वसनीय व्यक्तियों से दुनिया में मेरी पहचान से मैंने जो प्राप्त किया उसके अनुसार कहता हूं सोनिया गांधी इसमें जरूर घुस ली है और उसको सजा मिलनी चाहिए। मैं इसका डर क्या है, आप तो जानते हो ये इस आदमी का शेडी पास्ट है। ये तो खुद चंद्रा स्वामी जैसे लोग और आदनन कशन होगी जो सारी दुनिया का मशहूर डिफेंस डीलर था, उसका साथी है, उसका दोस्त है और इसका काम ही हंगामा क्रिएट करना है। दिल्ली की राजनीति में कहावत है कि अगर सुब्रमण्यम स्वामी किसी के पीछे पड़ जाएं तो उसे आखिरी वक्त तक नहीं छोड़ते, और आजकल स्वामी कांग्रेस और गांधी परिवार के पीछे हैं। जिस नरेंद्र मोदी ने 10 साल का कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी का बैंड बजाया 2002 को बाद, कितना कितना जुर्माना लगाया, कितना कितना गालियां दिया, गाली गोश दिया है, लेकिन उसको बदला लेने के लिए अपना तो ठीक है, लेकिन सुब्रमण्य स्वामी कह रहे नेशनल हेराल्ड केस देखो, लेकिन जिसी केस को सुब्रमण्य स्वामी पकड़ते हैं ना जी, वो अंतिम तक जाते हैं। स्वामी राजीव गांधी को अपना सच्चा दोस्त कहते हैं तो सोनिया को अपना सबसे बड़ा राजनीतिक दुश्मन बताते हैं। अगुस्टा हेलीकॉप्टर घूसकांड में जिस सोनिया गांधी को जेल भिजवाने के पीछे पड़े हैं, कभी इसी सोनिया गांधी के साथ मिलकर उन्होंने वाजपेयी सरकार को सत्ता से बाहर कर दिया था। कहते हैं अस्थिर चित्त के स्वामी हैं सुब्रमण्यम स्वामी। आखिर ये ऐसे क्यों हैं? इन सवालों का जवाब जानने से पहले देखते हैं किस तरह स्वामी ने संसद में कांग्रेस का सारा सियासी समीकरण बिगाड़ कर रख दिया है। पिछले दिनों इटली के हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया, जिसके बाद भारत की राजनीति में तूफान आ गया। मामला अगुस्टा हेलीकॉप्टर सौदे का था। मनमोहन सरकार ने अगुस्टा से 3,600 करोड़ रुपए में 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टर खरीदने का सौदा किया था। इटली के हाईकोर्ट ने 8 अप्रैल को एक फैसला सुनाया।
जिसमें कहा गया था कि हेलीकॉप्टर खरीद में भारतीय अधिकारियों और राजनीतिज्ञों को घूस दी गई। कोर्ट में जो दस्तावेज पेश किए गए उनमें उन लोगों के नाम पाए गए जो डील के लिए हुई रिश्वतबाजी में शामिल थे। इन्हीं शामिल लोगों में एक नाम सेन्योरा गांधी का भी है। कहा जा रहा है कि सेन्योरा गांधी कोई और नहीं, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी हैं। इसके अलावा दस्तावेज में एपी नाम का जिक्र है। इस एपी को सोनिया गांधी के राजनीतिक सचिव अहमद पटेल के नाम से जोड़कर देखा जा रहा है। इस मुद्दे पर जब राज्यसभा में बहस हुई तो कांग्रेस और बीजेपी ने अपने अपने तर्क देकर एक दूसरे पर आरोप लगाए, लेकिन जब सुब्रमण्यम स्वामी बोले तो खूब हंगामा हुआ। In one note written by one of the middlemen, it is in AP or etc. etc. Today, on the basis of AP and my suspecting, you know who, the CBI can go and interrogate him. मैं ये कहना चाहूंगा कि इन्वेस्टिगेशन होने के बाद फिर से मैं रिपीट करूंगा, अगर इफ यू कैन फाइंड आयोटा ऑफ ट्रूथ, मैं फिर से रिपीट करूंगा, मैं इस्तीफा दूंगा और सार्वजनिक जीवन छोड़ के दूंगा। स्वामी ने कहा कि हेलीकॉप्टर सौदे में कई ऐसे कारनामे हुए हैं जो अपराध की श्रेणी में आते हैं। इसके लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। स्वामी जब बोल रहे थे तो कांग्रेस ने हंगामा कर दिया। स्वामी के भाषण के बाद कांग्रेस के आनंद शर्मा ने तो सुब्रमण्यम स्वामी को विकृत मानसिकता का व्यक्ति तक कह डाला। आनंद शर्मा ने बीजेपी से कहा कि ये व्यक्ति आपको महंगा पड़ेगा। Let the government respond. कुछ नए जोश में हैं, उन्हें यह चीज मालूम नहीं है कि जो तोहफा पेश किया है उन्होंने इनके सबसे वरिष्ठ नेता माननीय अटल जी को, जो आरएसएस के आप सब बैठे हैं, आरएसएस के बारे में कितनी आरती उतारी है। थोड़े दिन चुप रहिए, ये तोप कहां मुड़ेगी फिर मैं आपसे पूछूंगा। ये मैं आपसे प्रश्न करूंगा, आप में से कितने लोगों के दिल में लड्डू फूट रहे हैं और कितने लोग चिंता में हैं, क्योंकि ये तोहफा ही ऐसा बेनायाब है। जिस अगुस्टा हेलीकॉप्टर घोटाले पर राज्यसभा में चर्चा हुई वो सौदा साल 2010 में हुआ था। 3700 करोड़ में 12 हेलीकॉप्टर खरीदे जाने थे। आरोप है कि इस सौदे में 250 करोड़ से ज्यादा की घूस ली गई। घूस देने के आरोप में इटली की कंपनी के अधिकारियों को वहां की कोर्ट सजा दे चुकी है, लेकिन भारत में किसे घूस मिली इसका अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है। इटली के कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस बचाव की मुद्रा में है। सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी के सबसे बड़े संकट मोचक बनकर उभरे हैं, लेकिन ये सब अचानक हुआ। आइए जानते हैं कैसे सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी के सबसे बड़े संकट मोचक बने। नरेंद्र मोदी की पीएम उम्मीदवारी के जबरदस्त समर्थक रहे स्वामी पिछले 2 साल से बीजेपी में अलग थलग माने जा रहे थे। वित्त मंत्री न बन पाने का दर्द रह रहकर उभर आता था। आप इकोनॉमी को कैसे सीधा करते? नहीं, मुझे अभी भी नहीं समझ में आती क्यों मैं वित्त मंत्री नहीं बना। मुझे तो चुनाव के अभियान के टाइम पर बता भी गया था। किसने बताया आपको? वो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर उनको मुश्किल में डालूंगा। नहीं, किसी नेता ने बताया कि जो जिनको बताने के लिए वो एक उसको कहते हैं एक कद है, उन्होंने बताया। फिर हुआ नहीं। बाद में अनेक कारण दी गए। एक कारण ये दिया गया कि सरकार चलाने के लिए स्वामी को बाहर रखना जरूरी है। सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी से इतने नाराज थे कि उन्होंने ये तक कह डाला था कि अमित शाह को हिंदी में चिट्ठी लिखूंगा तो वो सवाल का जवाब देंगे। इतना ही नहीं, जिस नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए स्वामी ने चुनाव प्रचार के दौरान लोगों को अपने हाथों से चाय पिलाई, उन्हीं मोदी के खिलाफ पीएम बनने के बाद काले धन के मुद्दे पर सवाल करने लगे। मीडिया में ऐसी रिपोर्ट भी आई जिसमें उन्होंने खुद को मंत्री नहीं बनाए जाने की वजह वित्त मंत्री अरुण जेटली को जिम्मेदार ठहराया। लेकिन इसी बीच अचानक राज्यसभा के लिए स्वामी को बुलावा आ गया। उन्हें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों के कोटे से राज्यसभा में एंट्री मिली है। 17 साल बाद सुब्रमण्यम स्वामी की संसद में वापसी हुई है। उनका स्टाइल ऐसा है। स्टाइल वो पार्टी में ऑफिस में बैठ के मिलते नहीं हैं। वो तो मैं जानता हूँ। चिट्ठी का जवाब नहीं देते हैं, वो भी जानता हूँ।
वो कोई नई बात नहीं है, परंतु संगठन बनानी या चुनाव लड़नी, उसमें व्यवस्था में उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। तो इसीलिए उनका स्टाइल दूसरा है, पर क्या नितिन गडकरी का दूसरा है। क्या अध्यक्ष को ऐसा नहीं होना चाहिए कि कम से कम महत्वपूर्ण लोगों को ये न लगे कि मेरी चिट्ठी का जवाब नहीं दिया? अब हो सकता है उसने विकेंद्रीकरण किया कि महामंत्रियों को मिलना चाहिए, मैं महामंत्री से मिलता नहीं हूँ, इतना ही फर्क है। और चिट्ठी का तो जवाब दे सकते हैं आपकी। चिट्ठी का मैं अंग्रेजी में लिखता हूँ, हो सकता है मैं हिंदी में लिखूंगा तो जवाब दे देंगे। तो क्यों नहीं आप हिंदी में लिखते? अब हमारे पास टाइपराइटर नहीं है हिंदी का। लेकिन इसी बीच अचानक राज्यसभा के लिए स्वामी को बुलावा आ गया। स्वामी की करीब 17 साल बाद संसद में एंट्री हुई। जाहिर है अब सारे गिले शिकवे दूर हो चुके हैं। शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत की संविधान में सच्ची श्रद्धा रखूंगा। पता ही नहीं था कि मुझे राज्यसभा जाना। एक दिन फोन आया कि आपको राज्यसभा जाना, मैंने कहा तैयार हूँ। 2 साल तक सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी को मुश्किल में डालने वाले बयान ज्यादा देते रहे। चाहे वो राम मंदिर का मसला हो या फिर आर्थिक नीतियां हो, स्वामी बोलते रहे। पाकिस्तान का मसला हो या फिर जेएनयू का मसला, स्वामी उस पर भी बोलते रहे। लेकिन 2 साल बाद स्वामी को अब राज्यसभा में लाया गया है और अब सुब्रमण्यम स्वामी कांग्रेस के खिलाफ आग उगल रहे हैं। वो तो प्रत्यक्ष है कि रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि शुरू में आते ही जो उन्होंने नाम लेकर आरोप लगाने शुरू किए और उसके बाद उन पर प्रतिबंध लगे कानून के तहत राज्यसभा में, उससे साफ जाहिर था कि वो एक एजेंडा है उनका, राजनीतिक एजेंडा है और उसका अधिकार है उनको। किसी भी राजनेता को एक एजेंडा लेकर चलने का अधिकार है। देखना यह है कि उनका ये एजेंडा जो है वो तथ्यों पे बेस्ड है या सिर्फ कहानीकार हैं। वो स्वामी गांधी परिवार के पुराने विरोधी हैं। वो सोनिया गांधी के इटालियन मूल को लेकर हमेशा हमला करते रहे हैं और उन्हें भ्रष्टाचार की जननी कहते हैं। हालांकि उन्होंने कभी भी सोनिया के पति स्वर्गीय राजीव गांधी पर हमला नहीं किया। वे हमेशा खुद को राजीव का मित्र होने का दावा करते आए हैं। वे हमेशा से ये मानते आए हैं कि बोफोर्स की दलाली का पैसा राजीव गांधी को नहीं बल्कि इटली में रहने वाले सोनिया के परिवार को मिला। 1980 के दशक में बोफोर्स तोप की खरीदारी हुई थी। उस समय राजीव गांधी की सरकार थी। बोफोर्स तोप खरीदने में 64 करोड़ की दलाली का आरोप लगा। जिन लोगों पर आरोप लगा उनमें एक ओत्तावियो क्वात्रोकी भी था। क्वात्रोकी इटली का रहने वाला था, जहां सोनिया गांधी का जन्म हुआ था। आरोप है कि क्वात्रोकी गांधी परिवार का करीबी था और इसी का उसने नाजायज फायदा उठाया था। डॉक्टर स्वामी अक्सर उन्हीं लोगों के खिलाफ गोला बारूद इकट्ठा करते पाए जाते हैं जिनके साथ कभी अलग अलग समय पर उन्होंने कुछ सरकारों पर तोपें दागी थीं। 1999 की उस टी पार्टी को कोई नहीं भूल सकता जो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और तमिलनाडु की जगत अम्मा कही जाने वाली जयललिता के बीच हुई थी और इसके सूत्रधार थे डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी। डॉक्टर स्वामी अक्सर उन्हीं लोगों के खिलाफ गोला बारूद इकट्ठा करते पाए जाते हैं जिनके साथ उन्होंने कभी अलग अलग सरकारों पर तोपें दागी थीं। 1999 की उस टी पार्टी को कोई भूल नहीं सकता जो सोनिया गांधी और तमिलनाडु की जगत अम्मा कही जाने वाली जयललिता के बीच हुई थी और इसके सूत्रधार थे सुब्रमण्यम स्वामी। उन्नीस 1999 का साल था। जिस हिंदुत्व के फलसफे पर स्वामी चलने की बात करते हैं उसी दर्शन पर यकीन करने वाली भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार थी। सरकार के मुखिया थे अटल बिहारी वाजपेयी। महज 13 महीने ही इस सरकार को हुए थे। वाजपेयी की अगुवाई में एनडीए में जो पार्टियां शामिल थी उनमें एक अहम पार्टी जयललिता की AIADMK भी थी। सुब्रमण्यम स्वामी वाजपेयी सरकार में वित्त मंत्री बनना चाहते थे, पर कहते हैं वाजपेयी इसके लिए तैयार नहीं थे। फिर क्या था, सुब्रमण्यम स्वामी ने वाजपेयी सरकार को गिराने की ही ठान ली। स्वामी ने जयललिता को इसके लिए मना भी लिया और सोनिया गांधी के साथ मिलकर वाजपेयी सरकार को ध्वस्त कर दिया। हमने किसी से लड़ाई शुरू नहीं की,
कोई मेरे से लड़ाई करें या मेरे साथ धोखा दे तो फिर मैं छोड़ता नहीं हूँ। तो लोग तो वो जो लंबा मेरा संघर्ष होता है उसको याद रखते हैं, जो मेरे साथ अन्याय हुआ है या धोखा हुआ है उसको नहीं याद करते हैं। जैसे सोनिया गांधी और जयललिता को हमने चाय पिला करके उनके कहने पर मैंने बीजेपी गवर्नमेंट को गिराया। गिराने के बाद सोनिया गांधी ने वाजपेयी से समझौता कर ली, कटौती के इशू पर हमें खड्डे में छोड़ दी, तो फिर हमें उनको सबक सिखाना पड़ा। वाजपेयी के साथ स्वामी के विरोध के तार 1977 तक जाते हैं। साल 1977 आपातकाल खत्म हुआ था और मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार बनी थी। कहा जाता है कि प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई स्वामी को वित्त राज्य मंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने इस प्रस्ताव को वीटो कर दिया। 1980 में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ। कहा जाता है कि वाजपेयी इस बात पर अड़ गए कि स्वामी को इस नई पार्टी में शामिल नहीं किया जाए। बीजेपी बनी, वाजपेयी ने जाकर आरएसएस को कहा कि स्वामी आएगा तो मैं नहीं आऊँगा। अब क्यों कहा? कोई वाजपेयी को पूछता नहीं है, अब तो पूछ भी नहीं सकते हो। वाजपेयी को किसी ने पूछा नहीं। मैं नहीं था तो मेरे ऊपर सारा दोष, मुझे कोई परवाह नहीं है, दोष डालते रहो, कोई सुनता है। 1999 में सोनिया और जयललिता के साथ मिलकर स्वामी ने वाजपेयी सरकार को भले ही गिरा दिया हो, लेकिन सोनिया के साथ स्वामी की ये जुगलबंदी ज्यादा दिनों तक नहीं चली। स्वामी का कहना था कि वाजपेयी सरकार गिराने के समय सोनिया के साथ ये तय हुआ था कि स्वामी के नेतृत्व में एक गैर बीजेपी और गैर कांग्रेसी सरकार बनेगी, लेकिन वाजपेयी सरकार गिरने के बाद सोनिया गांधी खुद अपनी सरकार बनाने की कोशिशों में लग गईं। स्वामी उसके बाद से सोनिया के खिलाफ हो गए। कम से कम 10 लोगों को पीछे पड़े थे। आर वेंकटरामन साहब को पीछे, करुणानिधि को पीछे, चिदम्बरम साहब को पीछे, सबको पीछे पड़ता है साहब, लेकिन उसमें कामयाब तो होते हैं। कि कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है उनके बारे में कि आज क्या कर रहे हैं और कल क्या करेंगे, तो स्वाभाविक रूप से उस तेज दिमाग का जो उल्टे डायरेक्शन में चलता है उसका घाटा देश को भी है, समाज को भी है और सुवर्ण साहब। 2004 में दिल्ली में मनमोहन सिंह की सरकार बनी। स्वामी ने उसके खिलाफ आवाज बुलंद करना शुरू कर दिया। स्वामी खुद को डॉक्टर मनमोहन सिंह का दोस्त बताते हैं, लेकिन सोनिया पर हमला करने का कोई बहाना नहीं छोड़ते। 2008 में स्वामी ने देश के सबसे बड़े घोटाले 2G का पर्दाफाश करने में बड़ी भूमिका निभाई। 2G स्पेक्ट्रम आवंटन में बड़े पैमाने पर धांधली हुई थी। स्वामी ने 1,76,000 करोड़ के इस घोटाले को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाया। आखिरकार सर्वोच्च अदालत ने 11 कंपनियों के 122 लाइसेंस रद्द कर दिए। तत्कालीन संचार मंत्री ए राजा को जेल तक जाना पड़ा। मनमोहन सिंह सरकार की काफी बदनामी हुई। इसका श्रेय सुब्रमण्यम स्वामी को मिला। 1970 के दशक में पंडित दीनदयाल उपाध्याय शोध संस्थान के कर्ता धर्ता रहे नानाजी देशमुख ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जिस सुब्रमण्यम स्वामी को वो अटल बिहारी वाजपेयी के विकल्प के तौर पर जनसंघ में लेकर आ रहे हैं, कई सालों बाद उनके इस शोध को भारत की राजनीति में अलग अलग नामों से पुकारा जाएगा। कोई उन्हें भारत की राजनीति में राजनारायण के बाद सबसे बड़ा जोकर कहता है, तो कोई उन्हें राजनीति का बॉक्सर टाइसन, कोई उन्हें वन मैन बैंड कहता है, पर सब लोग एक बात जरूर मानते हैं कि स्वामी सिर्फ अपने स्वामी हैं। नरसिम्हा राव के खिलाफ सोनिया गांधी मोर्चा खोला था, नरसिम्हा राव ने भी सुब्रमण्यम स्वामी को यूज किया है सोनिया गांधी को मुंह बंद करने के वास्ते। राजीव गांधी असैसिनेशन रिपोर्ट को ऊपर जितना चैप्टर्स है, सो सोनिया गांधी को भी नरसिम्हा राव खिलाफ थे, सुब्रमण्यम स्वामी को यूज किया है। सेम थिंग नरेंद्र मोदी अभी कर रहे हैं। आप चरित्र हिस्ट्री पढ़ेंगे, पॉलिटिकल हिस्ट्री कांग्रेस की, बीजेपी का, ये सुब्रमण्यम स्वामी मेन कैरेक्टर बनेंगे उसमें। डॉक्टर स्वामी के पिता सीताराम सुब्रमण्यम एक जाने माने गणितज्ञ थे। एक समय स्वामी के पिता देश के प्रतिष्ठित इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ISI के डायरेक्टर भी थे। पिता की तरह ही स्वामी भी गणितज्ञ बनना चाहते थे। उन्होंने दिल्ली के हिंदू कॉलेज से गणित में स्नातक की डिग्री ली।
इसके बाद से वे इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता पढ़ने गए। स्वामी की जिंदगी में विरोध का पहला स्वर कोलकाता में जागा। उस वक्त भारतीय सांख्यिकी इंस्टीट्यूट कोलकाता के डायरेक्टर पीसी महालनोबिस थे। महालनोबिस ने ही भारत में योजना आयोग की परिकल्पना की थी। कहा जाता है कि महालनोबिस सुब्रमण्यम स्वामी के पिता के प्रतिद्वंद्वी थे। इस कारण से उन्होंने स्वामी को खराब ग्रेड देना शुरू कर दिया। लेकिन स्वामी ने 1963 में एक शोध पत्र लिखकर बताया कि महालनोबिस के स्टैटिस्टिक्स के कैलकुलेशन का तरीका मौलिक नहीं है, बल्कि ये पुराने तरीके पर ही आधारित है। कैंपस में अचानक स्वामी सबकी नजरों में आ गए। आगे की पढ़ाई के लिए स्वामी अमेरिका गए। महज 24 साल की उम्र में उन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय से पीएचडी की डिग्री हासिल कर ली। स्वामी जब 27 साल के थे तब उन्होंने हार्वर्ड में गणित पढ़ाना शुरू कर दिया था। 1968 में जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने स्वामी को दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाने का आमंत्रण दिया, लेकिन रीडर की पोस्ट मिलने की वजह से उन्होंने पढ़ाने से मना कर दिया और आईआईटी दिल्ली में प्रोफेसर बन गए। भारत में ये वो दौर था जब देश में लाइसेंस और परमिट राज था। कितनी कार और स्कूटर बनेंगी, कितने कल कारखाने लगेंगे, ये सारे फैसले सरकार लेती थी। सुब्रमण्यम स्वामी मुक्त अर्थव्यवस्था के हिमायती थे। उनका मानना था कि अर्थव्यवस्था में निजी कंपनियों की भागीदारी होनी चाहिए। सामान बनाना और बेचना सरकार का काम नहीं है। स्वामी ने सुझाव दिया कि भारत को पंचवर्षीय योजनाओं से दूर रहना चाहिए और विदेशी सहायता पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। उन्होंने तब दावा किया था कि 10% विकास दर हासिल की जा सकती है। तब की प्रधानमंत्री ने स्वामी पर निशाना साधा। भारत के सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्रियों में से एक इंदिरा गांधी ने 1970 बजट के बहस के दौरान स्वामी को अवास्तविक विचारों वाला सेंटा क्लॉज करार दिया। उनका मतलब था कि जिस तरह सेंटा क्लॉज हर बच्चे को ख्वाबों में आकर खुश करते हैं, उसी तरह स्वामी झूठा सपना दिखा रहे हैं। कभी कभी वो अंधेरे में तीर चला देते हैं। उनका प्रिंसिपल ये है कि कुछ भी आरोप लगा दो, खंडन में तथ्य सामने आ जाएंगे। अब मैं समझता हूँ कि ये कोई बहुत ही क्रिएटिव अप्रोच नहीं है। किसी भी राजनेता के लिए इतना पढ़ा लिखा आदमी, इतना प्रतिभाशाली आदमी क्यों उसी स्तर तक अपनी राजनीति में रह गया, ये स्वयं सुब्रमण्यम स्वामी को सोचना चाहिए। वो अगर ज़्यादा संजीदा व्यक्तित्व रखते तो वो इस देश के प्रधानमंत्री हो सकते थे। उनमें वो प्रतिभा है। 1974 का साल था। भारतीय जनता पार्टी तब जनसंघ कहलाती थी। उस जमाने में जनसंघ के बड़े नेता हुआ करते थे नानाजी देशमुख। 1974 में स्वामी को जनसंघ की तरफ से राज्यसभा में भेजा गया। डॉक्टर स्वामी के नौकरशाहों के बीच काफी संपर्क थे। इसलिए कहा जाता है कि उन्हें पहले ही आपातकाल के विषय में पता चल गया था। 25 जून 1975 के दिन डॉक्टर स्वामी जयप्रकाश नारायण के साथ रात का भोजन कर रहे थे। तभी उन्होंने जेपी को कहा कि कुछ बड़ा आने वाला है, तो जेपी ने उनकी बात पर यकीन नहीं किया। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ऐसी मूर्खता नहीं करेंगी। दूसरे दिन सुबह 4:30 बजे उन्हें एक गुमनाम कॉल आया, जिसमें उन्हें पुलिस ने अप्रत्यक्ष रूप से बताया कि वो डॉक्टर स्वामी को गिरफ्तार करने वाले हैं। इसके बाद डॉक्टर स्वामी 6 महीने के लिए भूमिगत हो गए। इमरजेंसी की घोषणा हुई थी तो मेरे नाम पर वारंट था, तो मैं भूमिगत हो गया था और कई महीनों के लिए मैं सरदार बन के घूमता था। कोई मुझे पहचानता नहीं था। इमरजेंसी टाइम पर सरदार का पगड़ी बांध करके लोकसभा में अपीयर होने के बाद पिछले पतली गली से निकल गया साहब ने। उनको प्रशंसा मार करना चाह रहे थे। इंदिरा गांधी लोकसभा में थी उस टाइम पर। मैं प्रेस गैलरी से देख रहे थे साहब बाहर जाने टाइम पर। वो उतना तेज दिमाग तो जरूर है। डॉक्टर स्वामी ने आपातकाल के समय सोचा कि लोगों में इमरजेंसी के खिलाफ हिम्मत जगाने के लिए वो एक दिन के लिए संसद में घुसेंगे और 2 मिनट का भाषण देकर फिर से भूमिगत हो जाएंगे। ऐसा करके वो ये साबित करना चाहते थे कि पूरा देश इंदिरा गांधी के नियंत्रण में नहीं है।
स्वामी ने सिख पगड़ी बांधी और अपना हुलिया बदल लिया। उस समय डॉक्टर स्वामी के नाम से वारंट जारी हो चुका था। तारीख थी 10 अगस्त 1976। स्वामी सिख वेश में बिना किसी रोक टोक के संसद में घुस गए। उपस्थिति रजिस्टर पर दस्तखत किए। तभी कम्युनिस्ट सांसद इंद्रजीत गुप्त उनसे टकरा गए। उन्होंने पूछा, तुम यहां क्या कर रहे हो? स्वामी जोर से हंसे और उनका हाथ पकड़े हुए राज्यसभा में घुसे। इससे पहले सुब्रमण्यम स्वामी की पत्नी रॉक्सैना ने ऑस्ट्रेलिया ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के संवाददाता को पहले से बता दिया था कि वो संसद में एक दिलचस्प घटना देखने के लिए मौजूद रहें। स्वामी की टाइमिंग जबरदस्त थी। उस समय राज्यसभा में उन सांसदों के शोक प्रस्ताव पढ़े जा रहे थे जिनका हाल ही में निधन हुआ था। जैसे ही सभापति बासप्पा दानप्पा जत्ती ने अंतिम शोक प्रस्ताव पढ़ा, स्वामी तबाक से उठ खड़े हुए। उन्होंने चिल्लाकर कहा, पॉइंट ऑफ ऑर्डर सर, आपने दिवंगत लोगों में भारत के जनतंत्र को शामिल नहीं किया है। पूरे कक्ष में सन्नाटा छा गया। गृह राज्य मंत्री घबराकर मेज के नीचे छिपने की कोशिश करने लगे। उन्हें डर था कि स्वामी के हाथ में बम तो नहीं है। हैरान सभापति बीडी जत्ती ने स्वामी को गिरफ्तार करने का आदेश देने की बजाय सांसदों को दिवंगत सांसदों के सम्मान में खड़े होकर 2 मिनट का मौन रखने के लिए कहा। इमरजेंसी का तरह ये नेगेटिव था आरएसएस का प्रचारक रूप में, जो आरएसएस का आइडियोलॉजी फ्री ट्रेड, उस टाइम पर चाइना को साथ जाना है, ये 3-4 मुद्दे में सुब्रमण्यम स्वामी इमरजेंसी के खिलाफ थे। इंदिरा गांधी को टोटली खिलाफ थे। जो अंडरग्राउंड में जितना भी प्रचार करना था नेगेटिव इम्पैक्ट के लिए इमरजेंसी का, 75 से 77 तक सुब्रमण्यम स्वामी का रोल महत्वपूर्ण रोल है। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी विदेश नीति, आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद, आर्थिक नीति, भ्रष्टाचार और व्यवस्था परिवर्तन पर बेबाक राय रखते हैं। वे चीन के साथ भारत के अच्छे संबंधों के हमेशा से हिमायती रहे हैं। इसके लिए उन्होंने चीनी भाषा सीखी। भारत और चीन के बीच संबंध काफी खराब थे। कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा सालों से बंद थी। स्वामी चीन की यात्रा पर गए थे। चीन के राष्ट्राध्यक्ष से पहली ही मुलाकात में उन्होंने तीर्थ यात्रा बहाल करने को कहा। डॉक्टर स्वामी की बातचीत से प्रभावित होकर डेंग शाओपिंग ने फौरन सहमति दे दी। 1981 में कैलाश मानसरोवर की यात्रा फिर से शुरू हुई और स्वामी ने तीर्थ यात्रियों के पहले जत्थे का नेतृत्व भी किया। तो अप्रैल 1981 में मैं गया था और मुझे तंग शाओपिंग जो उनके सबसे उच्च नेता हैं, जो किसी को ज़्यादातर मिलते नहीं हैं, और मैं सिर्फ अपोजिशन का एक एमपी था, तब मैंने बातों में उन्होंने कहा कि तुम अपने के लिए कुछ नहीं पूछा। तंग शाओपिंग ने कहा। तो मैंने कहा कि मेरा एक है, मैं बहुत पहले से कहते आया हूँ, आपसे तो नहीं कहा परंतु अन्य नेताओं से कहा है कि आपने कैलाश मानसरोवर को रास्ता को बंद करके रखा है, इसको आप खोल दीजिए। तो उन्होंने कहा कि इसमें तुम खुद जाओगे? मैंने कहा खुद जाऊंगा। अच्छा, एक शर्त पर मैं खोलूँगा कि तुम पहले जाओगे और मैं भारत सरकार को भी बता दूंगा। तो पहला जो गए थे अगस्त एंड में गए थे, बड़ी ठंड थी उस समय। पहला जो गए एक बैच गई थी 1981 में, वो मैंने नेतृत्व की थी। मेरे साथ 19 और लोग थे और कैलाश मानसरोवर के दरवाजा खुला। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी खुद को परिवारवाद की राजनीति यानी नेहरू गांधी परिवार को खत्म करने वाला और न्याय के खिलाफ लड़ने वाला योद्धा कहलाना पसंद करते हैं। डॉक्टर स्वामी के बारे में कहा जाता है कि वो ऐसी शख्सियत हैं जो अपने विरोधियों को गलत साबित करते हुए काल्पनिक पक्षी फिनिक्स की तरह राख से उठ खड़े होते हैं। उनके विरोधियों को लगता है कि वो अब खत्म हो चुके हैं, लेकिन तब तक डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी एक नया आकार ले चुके होते हैं। इस बार तो डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी एक नए आकार में हाजिर हुए हैं। अब देखना ये होगा कि डॉक्टर स्वामी किसके खिलाफ और कैसा आकार लेते हैं।